हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, जिसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे पाषाण काल, दूसरा पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा वैदिक काल, चौथा बौद्ध धर्म, पांचवा जैन धर्म, छठा शैव भागवत धर्म, सातवां छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, आठवां पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण, नौवां पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, दसवां मौर्योत्तर काल, 11वां पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, अगला पढ़ेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, 13वां पढ़ेंगे दक्षिण भारत, जिसके अंतर्गत आएगा चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग, अगला पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, 15वां और आखिरी पढ़ेंगे पूर्व मध्य काल। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलता है वह ऐतिहासिक काल है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, तथा जहाँ पर लिपि मिलती है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक, लिपि तो है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस काल में लिखित विवरण है उसे पढ़ा भी गया है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, ऊपर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इसमें बताया गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है और आपका ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है आपकी पाषाणकालीन सभ्यता आती है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। आद्य इतिहास के अंतर्गत आपकी सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ हो जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जो कब प्रारंभ हुआ, 1863 में। सर्वप्रथम 1863 में जो है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का आरंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को जो है 3 मुख्य चरणों में विभाजित कर दिया गया। ये 3 मुख्य चरण कौन कौन से थे? पहला तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, अगला नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में 3 कालों में विभाजित कर दिया गया। पहले तो पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में जो है विभाजित किया और बाद में पूरा पाषाण काल को भी 3 मुख्य कालों में विभाजित कर दिया गया। पहला था पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है क्रोड उपकरण, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सोहन नदी जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से सर्वप्रथम चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए।
हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम जो है तमिलनाडु के चेन्नई के समीप जो है बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए। इस संस्कृति के अंतर्गत अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश जो हैं ये भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देश में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ जो है 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? सोन घाटी में यहाँ पर जो है 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में जो है सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। ये प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण ये जो है कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। अब आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब प्राप्त हुई? तो 1867 ईस्वी में। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है। गुजरात में स्थित एक लंगनाज है जो कि एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मतलब लंगनाथ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन मैदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। मैदाहा से हड्डी एवं यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ मिट गया है, हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मैदाहा से जो है हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सींग के उपकरण यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया तो इसलिए दिख नहीं रहा, से प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने मैदाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। जो बूचड़खाना क्षेत्र है वहाँ से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण और आभूषण जो है बड़े पैमाने पर मतलब पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व
विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श। इसमें जो है महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा ये तीनों ही स्थलों से जो है हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख यहाँ इस बुक में किया गया है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। दमदमा में जो है किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए थे। मतलब कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जिसमें सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव ऐसे हैं जो एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें मतलब समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ तो सुरक्षित हैं तथा अधिकांश मतलब ज़्यादातर हैं जो क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास जो हैं वो कहते हैं कि लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ होता है मध्य पाषाण काल में और पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। आदमगढ़ नर्मदापुर मध्य प्रदेश में है। बागौर भीलवाड़ा राजस्थान। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन कब? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। गेहूं की कृषि भी इसी काल में नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला
स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व में के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था चीन के यांगत्जे नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व। मक्का का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ? मेक्सिको में पाया गया। आइए इसे एक बार और रिपीट करते हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जबकि प्राचीनतम चावल धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। चीन के यांगत्जे नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज़होम से प्राप्त हुआ है। बुर्ज़होम जम्मू एवं कश्मीर में है। बुर्ज़होम से जो है मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज़होम से ही गर्त आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफकराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत्ता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। जो नवपाषाण काल से संबंधित जो राख के टीले हैं कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में, राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। पिकलीहल और उतनून आदि स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। ये
राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। ये जो राख के टीले हैं ये नवपाषाण युगीन पशुपालन समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग का उपयोग कब हुआ? नवपाषाण काल में। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं में जो है सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कहाँ कहाँ पाई गई हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये हैं अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिललुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चहारदीवारी से घेरा गया है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को जो है दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। तांबे के टुकड़े कहाँ? गिलुंद में मिले हैं। अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इसे लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। नवदा टोली का उत्खनन DH संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। नवदा टोली से बांस एवं फूस के बने वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायस्थ संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनामगांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे ज़िले में चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। अब तक के जो लगभग 200 जोरवे स्थलों में स्थल प्राप्त हुए हैं, उनमें प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद जो है वो सबसे बड़ा है।
नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। टोटीदार पात्र परंपरा जो है जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक हैं। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडुराजर, डिभी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं। अन्य कुछ पुरा स्थल जहां खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुवार, सेनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में जो है कुंभकार, धातुकर, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी के बर्तन मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी यहाँ पे जो है इनाम गांव में दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली? इनाम गांव में, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ मतलब साड़ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों के तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में।
महाराष्ट्र में मृतकों को जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्धि खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व के सर्वेक्षक के रूप में कब नियुक्त किया गया? 1861 में। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। इस वर्ष 1902 में जॉन मार्शल के कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने जो है अपना कार्यभार ग्रहण किया। अब आ जाते हैं प्रश्नकोश पर। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। क्या थे रॉबर्ट ब्रूस फुट? तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किया था। किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने, टेलर ने। तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ निचले पुरापाषाण काल में हुआ था, या मध्य पुरापाषाण काल में, या ऊपरी पुरापाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था मध्य पाषाण काल में जो है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थल है। पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले? तो इसमें आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण मिले। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया है, चोपनी मांडो से, काकोरिया से, मैदाहा से, सराय नाहरराय से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि हड्डी के उपकरण तो मैदाहा से भी प्राप्त हुए और सराय नाहरराय से भी, इसलिए आपका सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें सही हो जाएगा सराय नाहरराय से और मैदाहा से। ये ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सराय नाहर राय और मेहदाद से प्राप्त हुए हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। आगे के क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा हैं तो वो दूसरी वीडियो में आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।